सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड कोऑपरेटिव का पूरा पोर्शन जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स अगर वगैरह कोई न्यूज़ मिलती है तो उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यूज़ भी हम लाते रहेंगे जैसे जैसे हमें मिलते जाएगा जो भी एमसीक्यूज़। लेकिन कल जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है कोऑपरेटिव को लेकर आई है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था क्लास सेकंड में, जो कि कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता था, उस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो पार्ट 9 था जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यानी पार्ट 9 जो है पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया है, उसके कुछ प्रोविजंस जो है वो रखे गए हैं। कौन से प्रोविजन है जिन्हें डिलीट किया गया, कौन से प्रोविजन जो हैं जिन्हें रिटेन किया गया, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कल की ये बड़ी न्यूज़ है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट 9 के जो काफ़ी सारे प्रोविजन हैं उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्या हिस्ट्री रही है, क्या रीज़न रहे हैं और अब मौजूदा दौर में क्या चीज़ ऑपरेट रहने वाली है, उस सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो ये देखिए, ये कल का जो है ये द हिंदू के ऊपर आर्टिकल जो है ये आया हुआ है। काफ़ी सारी टाइम्स ऑफ इंडिया और जितनी भी नेशनल न्यूज़पेपर हैं उन सब में जो ये आर्टिकल आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एनल पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव अमेंडमेंट। ठीक है, कोऑपरेटिव अमेंडमेंट इट मीन्स 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके पार्ट्स के प्रोविजंस वगैरह को, काफ़ी सारे प्रोविजंस को एनल कर दिया, यानी उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो क्या है ये सारा माजरा, आइए देखते हैं आस्ता आस्ता। सबसे पहले तो अगर हिस्ट्री की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि क्लास सेकंड जो है वो पूरी इसके ऊपर है डिटेल में, तो आप अगर आपने नहीं देखी है क्या है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसके रिलेटेड था, क्या क्या प्रोविजन थे, तो आप हमारी क्लास बी जो है वो देख सकते हैं, क्लास 2 जो है वो देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस क्लास का। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो हम ज़रूर यहाँ पर करेंगे। तो क्या था मसला, देखिए 2011 में जो है इंडियन पार्लियामेंट जो है ये एक एक्ट पास करती है जिसका नाम रहता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अंदर क्या रहता है, इसकी ये डील करता है विद इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कैसी मैनेजमेंट होगी, कैसे उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कैसे रजिस्टर किया जाएगा, ये सारे प्रोविजन जो इसके अंदर थे। टर्म क्या रहेगी आपके रजिस्ट्रार की या दूसरे ऑफिस बेयरर्स की, ये सब चीज़ें इसमें दी गई थी। ठीक है, 11 में पास होता है और ये एक्ट जो है 2012 में आखिरकार जो है इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। और इसके बेसिस पर काफ़ी सारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने लेजिस्लेचर जो हैं वो पास करती हैं, जो कि बिल्कुल इसी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इस अमेंडमेंट के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 नए एक्ट आते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) जो है ये नया आता है, और आर्टिकल 43(b) जो है ये नया आता है, और साथ ही साथ जो है पार्ट 9(b) जो है ये भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है इस अमेंडमेंट के बाद, जो कि कोऑपरेटिव वगैरह के साथ डील करता है। अब मुद्दा क्या रहता है कि देखिए क्या होता है कि जब लोगों को लगता है कि कोऑपरेटिव जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून बनाने का हक जो है वो किसको रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को रहता है। लेकिन ये एक्ट जो है ये पास किया गया एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट में था, और इसके ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को था, स्टेट लेजिस्लेचर को था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट बना दिया। तो सबसे पहला मुद्दा जो था वो यही रहा कि कैसे आखिरकार एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो इंडियन पार्लियामेंट कैसे कानून बना सकती है। पहले जो है ये मुद्दा लिया गया, और इसके ऊपर जो है गुजरात हाई कोर्ट में जो है 2013 में जो है वो एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक्ट, ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंटर को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इट मीन्स स्टेट के अंदर का सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर के पास कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वो इसके ऊपर कानून बना सके। ठीक है, एक मुद्दा तो ये रहता है, और दूसरा मुद्दा जो है वो ये रहता है कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के सब सेक्शन 2 के अंदर ये कहा गया है
कि कोई भी अगर आप ऐसा अमेंडमेंट जो है वो पास कर रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट में, जो कि इंडियन स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन वगैरह को या इंडियन स्टेट्स की पावर्स को कुछ वो गड़बड़ कर रहा है, उसके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो उसे आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई करवाना है। ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर की या स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन या उसकी पावर को कंट्रोल करे या उसकी पावर्स के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है एक्ट, तो उसे एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है इंडिया की, यानी अगर 28 स्टेट है मौजूदा, अगर हम देखें तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट यानी 14 स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर से भी जो है वो इंडियन एक्ट में जो इंडियन पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ है वो 14 स्टेटों से ज़्यादा या 14 स्टेटों से एटलीस्ट उनके स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई जो है उसको किया जाना चाहिए, तभी वो जाकर वैलिड माना जाता है जब आप किसी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई कानून बनाते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, सीधा एक्ट जो है वो पास किया गया एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि स्टेट लिस्ट में आता था, जिसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को था, उसके ऊपर पार्लियामेंट एक्ट बनाती है और उसे बिल्कुल 368 आर्टिकल के अंदर जैसा करना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन लेनी चाहिए, वो भी रेटिफिकेशन नहीं ली गई। और इस मुद्दे पर जो है गुजरात हाई कोर्ट में केस फाइल किया जाता है और गुजरात हाई कोर्ट जो है 2013 में ही ऑलरेडी जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट मानता है कि हाँ, स्टेट सब्जेक्ट पर जो है ये गलत कानून बनाया गया है सेंट्रल की तरफ से, और अगर बनाया भी गया था तो इसको रेटिफाई करवाना ज़रूरी था हाफ ऑफ द स्टेट से, जो कि सेंटर ने नहीं करवाया। और गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में ऑलरेडी इस 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि 2013 में जब ये गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सेंटर जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर 2013 से जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही चलता आ रहा है, जिसकी वर्डिक्ट जो है वो आपको परसों परसों की जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो मिलती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो केस था ये देखते हैं क्या केस था। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 में जो है गुजरात हाई कोर्ट जब फैसला सुनाती है तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में सेंटर जो है गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करती है कि ये गलत है और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया गया है ये नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पर टेम्प्रेरी स्टे जो है ज़रूर मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अभी तक जो है ये प्रोविजन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पूरे इंडिया में चलते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन परसों जो फैसला आता है 20 जुलाई 2021 को जो है ये फैसला आता है। केस का नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। जैसे केशवानंद भारती केस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट केस था, आपके कोऑपरेटिव के मामले में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजिंदर शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, यानी राजिंदर शाह जी ने जो है ये केस फाइल किया था अगेंस्ट किसके, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस केस का नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर में आपको पूछा जाए। तो इसमें भी जो है यही मुद्दा रखा गया, अगेन सेंटर जो है डिफेंड कर रही थी खुद को, और राजिंदर शाह या पिटिशनर की तरफ से यही था कि कोऑपरेटिव जो है ये एक एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 32 में आता है, और सेंटर के पास कोई हक ही नहीं है कि वो एक स्टेट सब्जेक्ट के लिस्ट के मैटर के ऊपर जो है वो कानून बना सके। ठीक है, उसके बाद अगेन वही सेम है कि आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 को भी जो है वायलेट किया गया सेंट्रल की तरफ से, जिसकी द्वारा जो है रेटिफिकेशन जो है हाफ ऑफ द स्टेट से होनी चाहिए थी, जो वो नहीं की गई। ठीक है, एज डन इन केस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे कि देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, आपको याद होगा पंचायत राज के रिलेटेड था, और 74th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था इंडिया में जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड था। एंड लेकिन इस केस में जो है आर्टिकल 368 के अंदर जो है रेटिफिकेशन जो है ऑफ स्टेट से ली गई थी, तब भी जो है ये दोनों एक्ट जो है वो वैलिड माने जा रहे हैं। लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है ये ऐसी रेटिफिकेशन स्टेट से नहीं ली गई, एंड इस बेस पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। और क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है वो 3 जज बेंच सुना रहा था, और इसमें जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके काफ़ी सारे प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया 2-1 की मेजॉरिटी के साथ। इन दो जो जज थे वो उन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और तीसरा जज जो था वो शायद इसके फेवर में नहीं रहा है। ठीक है, 2-1 की मेजॉरिटी से जो है इसके प्रोविजंस जो हैं उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब क्या है कि पूरा
चैलेंज तो उसको पूरा किया जा रहा था कि पूरा का पूरा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, यानी पार्ट 9 के अंदर जितने भी प्रोविजन है ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। राजेंद्र शाह जी का ये कहना था, यानी पिटिशनर का ये कहना था कि इसे पूरा स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके दो प्रोविजंस जो हैं वो उन्हें रिटेन रखा गया। क्यों रखा गया, उसके पीछे जो है वजह थी वो था प्रिंसिपल ऑफ सीवियरबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद आपको पूछे। प्रिंसिपल ऑफ सीवियरबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सीवियरबिलिटी क्या कहता है कि सेंटर की तरफ से जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे AK वेणुगोपाल, उन्होंने जो है जब उनको पता लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने वाला है और शायद से पूरा ही एक्ट जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे इस प्रिंसिपल ऑफ सीवियरबिलिटी का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ सीवियरबिलिटी है क्या। सबसे पहले तो ये है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरबिलिटी मीन्स के व्हेन सम पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट ऑफेंड और इज अगेंस्ट the constitution limitation, but that provision is severely from the rest of the statute, only that offending provisions will be declared void by the court and not the entire statute। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी ये कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लीजिए कोई भी एक स्टैट्यूट है, यानी कोई भी एक एक्ट पास हुआ है, तो उसमें जो भी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हैं वो आपको दिख रही हैं, तो उससे आप ज़रूर वॉइड कर सकते हैं, यानी आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्टैट्यूट ही अगर अगेंस्ट नहीं है तो आप पूरे के पूरे स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी अगर हम 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आएँ, तो इसमें ये कहा गया कि जो प्रोविज़न है पार्ट 9 बी के अंदर जितने भी प्रोविज़न है 243 जेड ए से लेके आपको पता है कि जेड एस तक ये चलते हैं प्रोविज़न। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्रोविज़न जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो होते, उसमें से कुछ प्रोविज़न ऐसे भी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं थे। तो जहाँ पर एक ही स्टैट्यूट के अंदर ऐसी दो पार्ट्स आ जाएँ, यानी ऐसे दो हिस्से हों कि कुछ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है तो उसे रिटेन रखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं उन्हें स्ट्रक डाउन कर दें, यानी उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। और AK वेणुगोपाल ने ये प्रिंसिपल ऑफ सिवियरबिलिटी के लिए कहा कि कुछ प्रोविजन आप जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 के अंदर ये हुआ या आर्टिकल सॉरी जो हमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर हमने ये चीज़ बना ली, तो इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे हम मानते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लेकिन दो ऐसे प्रोविज़न थे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट उन दो प्रोविजंस को रिटेन रखा जाए और इनकी ये जो रिक्वेस्ट है वो मानी गई और उन दो प्रोविजंस को रिटेन रखा गया। कौन से थे वो दो प्रोविज़न प्रिंसिपल ऑफ सीवियरबिलिटी के अंदर? देखिए ये जो है पार्ट 9 के जो हैं ये सारे आर्टिकल हैं, आपको पता ही है। ठीक है, 243 जेड एच से स्टार्ट होते हैं, जेड टी तक चलते हैं। इसमें ये कहा गया कि ओनली प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी, कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी की आप बात तो कर रहे हैं लेकिन ये सिर्फ दो ही आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है, यानी आर्टिकल 243 जेड आर और आर्टिकल 243 जेड एस। ठीक है, कौन कौन से ये 243 जेड आर की बात करो तो ये है कि ये जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर जो है इसका कैसे लागू होना है और उस पर क्या कानून रहे। तो बिल्कुल, क्योंकि कहता है कि वेणुगोपाल ने कहा कि आप स्टेट की जो अंदर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन पर आप कह सकते हैं कि ये गलत चीज़ है, लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटर का सब्जेक्ट है, इस पर सेंटर को कानून बनाने का हक है। तो आप इस प्रोविज़न को एटलीस्ट स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते, इसे आप रिटेन रखिए। और बिल्कुल कोर्ट ने माना कि हाँ ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड ये जो आपका प्रोविज़न है, ये क्योंकि सेंटर इस पे कानून बनाने का हक है, तो सेंटर ने अगर इस पे कानून बनाया है तो ये कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, इसे हम रिटेन रखेंगे। और साथ ही साथ 243 जेड एस जो है इसमें है कि ये यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन पर कैसे अप्लाई होगा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से या कि वो चाहेगा तो किसी भी यूनियन टेरिटरी को किस हद तक उस पर ये कानून लागू होगा वो डिसाइड करेगा। और क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर हमारे नहीं होते, और जहाँ पर होते भी हैं वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जैसे दिल्ली होगी या पुडुचेरी, वहाँ पर एलजी का जो है वो जुरिस्डिक्शन या एलजी जो है वो सुप्रीम रहता है।
तो वहाँ पर भी एक किस्म से हम कह सकते हैं कि एलजी जो है वो इधर एलजी है अगर सुप्रीम तो एलजी सेंटर का है, और जहाँ पर एलजी नहीं भी है जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी में है, वहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज चलता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज में भी जो है ये अप्लाई रहेगा, वैसे ही जो है प्रोविजंस के अंदर इसमें भी कोई जो है ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं है। तो ये दो प्रोविज़न जो हैं, क्योंकि ये इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रोविज़न के तहत जो है ना ही ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और ना ही इसमें रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों प्रोविज़न सेंटर के पास है। तो इन दो प्रोविज़न को रिटेन रखा गया अंडर प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी, और इसके अलावा बाकी जितने भी जो हैं ये पार्ट्स थे, जितने भी प्रोविज़न थे, इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो मौजूदा स्टेट हम देखें, मौजूदा हालात जो है वो अब क्या रहेगी इसके बाद, इस वर्डिक्ट के बाद मौजूदा हालात क्या रहने वाली है। देखिए, मौजूदा हालात यही है कि जैसे हमने वो प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी के अंदर जो दो सेक्शन देखे हैं पार्ट 9 के, वो दो सेक्शन जो हैं वही अब इस 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वही दो सेक्शन जो हैं वो ऑपरेट रहेंगे पार्ट बी के अंदर, और बाकी जो मैटर जो हैं जो कि कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते थे, इस एक्ट के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गए हैं, वो ऑपरेट नहीं होंगे, और उसकी जगह रिस्पेक्टिव स्टेट के जो एक्ट थे अपने स्टेट, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, वैसे हर एक सोसाइटी का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है। तो बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो फंक्शनिंग थी वो अब इनके बाकी प्रिंसिपल्स के साथ ना चलते हुए, बल्कि अपने ही स्टेट के जो एक्ट्स हैं उनके मुताबिक चलेगी। ठीक है, तो मौजूदा हालात जो हैं वो अब ये रह जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, काफ़ी ज़रूरी टॉपिक था, डिस्कशन करनी ज़रूरी थी। आई होप जो है आप लोगों को समझ आया होगा। और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ज़रूर अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इस वर्डिक्ट को लेकर भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं उसे ध्यान में रखिएगा, एंड इसके बाद जो है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।